बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज 28 मार्च 2026 है और आज दिन है हफ्ते का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी ख़बरों से इस वीला का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान शदीद जंग चल रही है और ये जंग ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। ईरान इसराइल पर अंधाधुंध मिसाइलों की बारिश कर रहा है, अमरीकी फ़ौजियों पर शदीद हमले कर रहा है, जबकि अमरीका और इसराइल भी ईरान के अंदर शदीद बमबारी कर रहे हैं। सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, लेकिन ईरान के हमलों से नुकसानात बेहद ज़्यादा हो रहे हैं। आज की खबर है, मेरे सामने ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आ रही हैं कि इस वक्त ईरान की तरफ से इसराइल पर मिसाइलों की बारिश की गई है, जिसमें अल-कुद्स के अंदर वाक़े तल अबीब के करीब वाक़े इलाका बैत शिम्स से एक मरतबा फिर टारगेट हुआ है और इसके अलावा दाज नामी इलाका है वो टारगेट हुआ है और सहराए नकब जुनूब के अंदर वो निशाना बना है। यानी किसी भी लम्हे, किसी भी घंटे ईरान की तरफ से मिसाइल या ड्रोन हमले इसराइल पर नहीं रुक रहे हैं और मुसलसल मिसाइल आ रहे हैं। और फिर इसराइल पर लबनान से हिजबुल्लाह ग्रुप मिसाइल मार रहा है और यमन से हुसी ग्रुप मिसाइल मार रहा है, जिसकी वजह से इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो ओवरलोड हो रहा है। और मेरे सामने द टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट है जिसमें क्लेम किया गया है कि अब तक 28 दिनों में 78,000 बार सायरन बजे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। यानी इसराइल के अंदर कोई एक ड्रोन भी आए, कोई एक मिसाइल भी आए तो सायरन बजते हैं और सायरन बजने की वजह से लोग घरों से निकल कर ज़ेर ज़मीन शेल्टर्स और पनागाहों की तरफ दौड़ते हैं, भागते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसानात भी होते हैं। तो 78,000 बार सायरन इसराइल के अंदर अब तक बजे हैं पिछले 28-29 दिनों के अंदर। और जो आज की ताज़ा तरीन इतलात हैं कि आज भी जो अभी कुछ देर पहले मिसाइल अटैक हुआ है या मिसाइल हमला हुआ है इसराइल के ऊपर ईरान से, उन मिसाइलों की वजह से भी नुकसानात हुए हैं और उन मिसाइलों को आयरन डोम सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम हुए हैं, जिसका मतलब वाज़ेह तौर पर यह है कि हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं और जितने ज़्यादा मिसाइल, जितने ज़्यादा ड्रोन आ रहे हैं इसराइल के अंदर, उनसे नुकसानात हो रहे हैं। दूसरी तरफ अल जज़ीरा ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में बताया है इसराइल के ज़राए के हवाले से कि गुज़श्ता 24 घंटों में 260 से ज़ायद जो इसराइली शहरी हैं वो ईरानी मिसाइल हमलों की वजह से ज़ख्मी हुए हैं। ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट मेरे सामने है कि 261 के करीब इसराइली शहरी 24 घंटों में ज़ख्मी हुए हैं। अगर आज तक 29 दिनों का डेटा निकालें तो तकरीबन 5,500 के लगभग इसराइली शहरी ज़ख्मी हुए हैं, खुद इसराइली मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक, जिसका मतलब है कि योमिया 180 से 190 के दरमियान इसराइली शहरी जो हैं वो ईरानी मिसाइल हमलों से, ड्रोन हमलों से मुतासर हो रहे हैं। और एक और ख़बर मेरे सामने मौजूद है जिसे डेली मेल और दीगर इंटरनेशनल मीडिया और अमरीकी मीडिया ने नकल किया है कि ईरान के हमलों की वजह से सिर्फ इसराइल का नुकसान नहीं हुआ बल्कि अमरीका के फ़ौजी भी ज़ख्मी हुए हैं। 300 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजियों के ज़ख्मी होने का डेटा जारी किया गया है। यानी रोज़ाना की बुनियाद पर कम से कम भी कोई 10 से 11 इसराइली अमरीकी फ़ौजी भी ज़ख्मी हो रहे हैं इस जंग में। और ईरानी फ़ौजी तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अपनी ताज़ा स्टेटमेंट में क्लेम किया है कि हमने 500 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजियों को ज़ख्मी किया है और पिछले 24 घंटे में हमारे हमलों में काफ़ी नुकसान अमरीकी फ़ौजियों को पहुँचा है। ये ईरानी फ़ौजी तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा है। जबकि लबनान से जो हालिया हमले इसराइल पर हुए हैं उनकी वजह से 9 फ़ौजी इसराइल के ज़ख्मी हुए और उनमें 2 मज़ीद फ़ौजी ऑफिसर भी ज़ख्मी हुए, यानी कुल 11 का डेटा आ रहा है। और इसराइली मीडिया द यरूशलेम पोस्ट ने भी बताया कि 6 से 8 के दरमियान फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। अनाज़ोल की रिपोर्ट के मुताबिक 9 फ़ौजी ज़ख्मी और 2 ऑफिसर भी ज़ख्मी हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस जंग की वजह से कितने ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। और आज की एक और ख़बर यह है, ईरान के मीडिया पर ईरानी फ़ौज ने दावा किया है कि हमने दुबई के अंदर जो यूक्रेन के फ़ौजी हैं उनको मार दिया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा ख़तरनाक दावा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के बड़े शहर दुबई के अंदर जो यूक्रेन के फ़ौजी आए थे, जो यूक्रेन का एंटी ड्रोन सिस्टम लाया गया था, हमने उसको टारगेट किया है और वहाँ पर जो यूक्रेनी फ़ौजी थे, माहिरीन थे, वो भी निशाना बने हैं और यकीनी तौर पर वो मारे जा चुके हैं। ये ईरानी मीडिया तेहरान टाइम की रिपोर्ट है। इसका मतलब क्या है कि यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की जो आज ही अबू ज़हबी पहुंचा था, यूएई के प्रेसिडेंट से मिला था और फिर वो कतर भी पहुंचा है और कतर के आला हुकाम से, जैसे कतरी बादशाह से मिला है और उससे पहले सऊदी अरब पहुंचा है
اور ان ملکوں میں اس نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم اور اینٹی ڈرون سسٹم، یعنی جو کم پیسوں والے اینٹی ڈرون سسٹم ہے، وہ ڈپلوائے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو ایران کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے یوکرینی صدر کے عرب ملکوں میں موجودگی کے دوران دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے دبئی کے اندر ایک اینٹی ڈرون سسٹم تھا اور میونیشن تھا اور یوکرینی فوجی تھے، ہم نے وہ مار دیے ہیں۔ یہ دعویٰ ایرانی میڈیا پر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جنگ واقعی ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور آخر ایران کے پاس ایسے خطرناک ہتھیار کہاں سے آ رہے ہیں کہ جس سے وہ اتنی آسانی سے امریکی فوجیوں کو، امریکی جہازوں کو اور اسرائیل کے اہم حساس مقامات کو، اور یہاں تک کہ یوکرین کے پاس جو اینٹی ڈرون سسٹم ہے جو کہ یورپ کی مدد سے بنایا گیا ہے، ان سب کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ دوسری طرف اس وقت میرے سامنے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تازہ سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ ہم کبھی بھی پہلے حملہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم صرف جواب دیتے ہیں۔ ہم پریمٹیو سٹرائک نہیں کرتے ہیں، بلکہ جب ہمارے پڑوسی ملکوں سے امریکہ یا پھر اسرائیل یا پھر کسی کا ہم پر حملہ ہو جائے تو پھر ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ ہم اپنے پڑوسی ملکوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین امریکہ کو استعمال نہ کرنے دیں اور ایران کے خلاف اپنی سرزمین سے حملے نہ ہونے دیں، تو ہم بھی حملہ نہیں کریں گے۔ یہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تازہ سٹیٹمنٹ ہے جو کہ بہت خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ جو ایران کے بحریہ کے کمانڈر ہیں، جنرل ہیں علی رضا تنگسیری، ان کے بیانات اور ان کی ویڈیوز ایرانی میڈیا پر جاری ہو رہی ہیں۔ اگرچہ اسرائیل کے وزیر دفاع نے 2 دن پہلے ان کے قتل کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ابھی تک ایرانی میڈیا نے تصدیق نہیں کی ہے کہ علی رضا تنگسیری مارے گئے ہیں یا نہیں مارے گئے۔ لیکن ان کی جو ویڈیو سامنے آتی ہے اس میں علی رضا تنگسیری، جو ایرانی فوجی کمانڈر ہیں، بحریہ کے جنرل ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو میں دعویٰ کیا ہے کہ UAE اور اسرائیل ہمارے جزیروں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ سمندر کا سارا جو راستہ ہے، گزرگاہ ہے، وہ اسرائیل کے قبضے میں چلا جائے UAE کے ذریعے سے، اور ہم یہ ہونے نہیں دیں گے۔ ایران کی قوم اپنے جزیروں کی حفاظت اور دفاع کرے گی۔ یاد رہے، امریکہ اپنی فوج ایران کے قریب لا چکا ہے، اور امریکہ ایران کے آئل ٹرمینل والے جزیرے خارگ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور امریکہ نے ایران سے آبنائے ہرمز لے کر، اس کا نام ٹرمپ نے تو آبنائے ٹرمپ رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی یہ منصوبہ یا یہ کوئی پلان موجود ہے کہ جس میں یہ جزیرے ایران سے چھین لیے جائیں گے، اور ایران سے جو سمندری گزرگاہ روٹ ہے آبنائے ہرمز، وہ بھی چھین لیا جائے گا۔ لیکن ایران بہت بڑا ہے، ایران پر قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جی ہاں، ایران پر قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ خود امریکی ماہرین اور تجزیہ کار امریکہ کو خبردار کر رہے ہیں کہ کبھی بھی غلطی نہ کرنا ایران کے اندر فوجیں اتارنے کی، ورنہ نقصانات ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج کی ایک اور خبر یہ ہے کہ نائب امریکی صدر JD وینس نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو فون کیا اور کہا کہ نیتن یاہو، تم نے ہمیں مروا دیا ہے، تم نے ہمیں پھنسوا دیا ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ ہمارے پاس موساد کی پکی رپورٹیں ہیں کہ اگر ہم حملہ کر دیں تو حملے کی وجہ سے شدید نقصانات ایران کے اندر ہوں گے، اور ایران کی حکومت چند دنوں میں گر جائے گی، اور ایران کی حکومت چند ہفتے بھی نہیں رہ پائے گی اور وہ گر جائے گی، اور ہمارا ان کے اوپر جیت واضح اور پکی ہے۔ لیکن یہاں تو نقصانات الگ سے ہو رہے ہیں، اور یہاں تو تمہاری ساری رپورٹیں فیل ہو رہی ہیں، اور الٹا اب تم اس جنگ میں اتنے دھنسے ہوئے ہو اور ہمیں بھی دھنسا رہے ہو کہ یہ جنگ جاری رہنی چاہیے، جبکہ ہم تو یہ جنگ بند کرنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ یہ نائب امریکی صدر JD وینس کی ایک خطرناک دھمکی امیز کال جو ہے وہ نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم کو دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آج کی ایک اور خبر یہ ہے، واشنگٹن پوسٹ امریکی میڈیا ہے، اس نے بتایا کہ امریکہ کے اسرائیل کے جو ایران پر حملے ہو رہے ہیں، ان میں عام شہری بڑی تعداد میں مارے جا رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ امریکی میڈیا نے بتایا کہ 1500 سے زائد ایران کے عام شہری مارے گئے ہیں۔ کل 2500 سے 3000 لوگوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں، جن میں 1500 سے زائد عام شہری ہیں، اور آج بھی تازہ ترین حملوں میں 8 سے 10 مزید لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں 4 طلبہ بھی ہیں ایران کے۔ یہ عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ امریکہ کے اسرائیل کے جو حملے ہیں ایران میں، ان میں زیادہ تر عام شہریوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ایران کے جو حملے ہیں ان کی وجہ سے امریکی فوجی زخمی ہو رہے ہیں اور اسرائیل کے فوجی زخمی ہو رہے ہیں۔ اگرچہ اسرائیل بھی کلیم کرتا ہے کہ ایران ہمارے شہری علاقوں کو ٹارگٹ کرتا ہے اور جان بوجھ کر شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے، جیسے کہ عراق کے اندر ہے، لیکن ایران کہتا ہے کہ ہم تو فوجی اہداف کو، فوجی تنصیبات کو نشانہ بناتے ہیں، چونکہ آئرن ڈوم اور باقی چیزیں انہوں نے شہری علاقوں میں رکھی ہوئی ہیں، اس وجہ سے انہیں نقصان ہو رہا ہے۔ بہرحال آج کی ایک اور خبر میرے سامنے موجود ہے کہ کویت ایئرپورٹ پر شدید بمباری ایران کی ہوئی ہے، اور آج بھی 5 ایرانی ڈرونز وہ کویت ایئرپورٹ سے جا کر ٹکرائے ہیں، اور کویت ایئرپورٹ پر ایرانی ڈرونز کے لگنے سے شدید تباہی ہوئی ہے، شدید نقصانات ہوئے ہیں۔ یاد رہے، متحدہ عرب امارات
कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, इन सब पर ईरान के हमले हुए हैं। और सऊदी अरब के मीडिया पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों में कई ड्रोन से कई बैलिस्टिक मिसाइल थे जिनको सऊदी अरब की एयर डिफेंस सिस्टम ने, वजारत दिफा ने मार गिराया है। लेकिन फिर भी आज की जो सबसे बड़ी खबर है, जो हम आपको पिछले व्लॉग में भी बता चुके हैं, वो ये है कि जो प्रिंस एयर सुल्तान बेस था उस पर हमला हुआ। AP न्यूज़ एजेंसी आलमी मीडिया की रिपोर्ट है, जिसकी वजह से वहाँ पर कम से कम 15 इसराइली अमरीकी फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। और वहाँ पर सैटेलाइट तस्वीर की वजह से ये भी ज़ाहिर हो चुका है कि वहाँ पर अमेरिका का E-3 जहाज़ भी टारगेट हुआ, और जैसा कि अमरीकी मीडिया मैगज़ीन की रिपोर्ट भी है। और इसी तरह से वहाँ पर जो दीगर KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर थे, जहाज़, वो भी मुतासर हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन का, इस जंग के दौरान इसराइल के हमले लबनान पर जारी हैं। लबनान पर इसराइल की शदीद बमबारी हो रही है। मज़ीद गाँव देहातों को खाली करने का हुक्म दिया गया और उन पर मज़ीद हमले हुए हैं। और लबनान पर अब तक हमलों में कोई 1100 से 1200 के दरमियान लोग जाँ बहक हुए हैं और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हुए हैं। ये लबनान के अंदर इसराइल के हालिया हमलों की वजह से हुए। चूँकि लबनान भी मिसाइल मार रहा है और लबनान से हिजबुल्लाह ग्रुप इसराइल के टैंकों को, गाड़ियों को भी तबाह करने की वीडियो जारी कर रहा है और दावे कर रहा है कि हम बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। लेकिन इसराइल के जो हमले हैं लबनान में, उनसे बहुत बड़ा डैमेज हो रहा है। यहाँ पर एक और ख़बर है यमन के हवाले से। आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जैसे कि डेली मेल की रिपोर्ट मेरे सामने है। डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि यमन से UAE पर मिसाइल मारा गया है। ये एक बड़ी ख़तरनाक एस्केलेशन है। तभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि जंग एक ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब यमन से हूसी ग्रुप ने अगर UAE पर मिसाइल मारे हैं तो इसका मतलब है कि UAE के पास फिर क्या बचेगा। पहले ही उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना नकारा हो चुका है, यानी ख़त्म हो चुका है। और ख़ुद अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट है कि टोमोहाक मिसाइलों का वाफर मिकदार में ज़ख़ीरा इस्तेमाल करने के बावजूद भी ईरान ड्रोन और मिसाइल मार रहा है UAE पर। और अब ईरान का हामी ग्रुप यमन से हूसी ग्रुप, जिसको अमेरिका और इसराइल दहशतगर्द ग्रुप कहते हैं, ये और बाकी ग्रुप भी कहा जाता है, ये ग्रुप हमले कर रहा है UAE पर, जिससे और ज़्यादा नुकसान UAE के अंदर होगा। और फिर यमनी हूसी ग्रुप ने इसराइल के ऊपर भी हमला किया है, जैसा कि आलमी मीडिया और ख़ुद इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया है। तो अगर बाहर अहमर में, रेड सी में जहाज़ों पर हमले शुरू हो गए और जहाज़ों का रास्ता रोका गया, तो इसका मतलब क्या है कि फिर पूरी दुनिया के अंदर तेल नहीं चलेगा। अब खबरें आ रही हैं कि आबनाए हुर्मुज़ के 28-29 दिनों से बंदिश की वजह से जो तेल की तरसील कम हुई थी, सऊदी अरब ने उसे पूरा करने के लिए अपनी जो रेड सी के ऊपर ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, जैसे यम्बो ऑयल रिफाइनरी है, उसको एक्टिव किया है और वहाँ से तेल दुनिया को बेचना शुरू किया है। लेकिन ईरान का ड्रोन यम्बो ऑयल रिफाइनरी पर जाकर गिरा और इसी तरह से अब यमनी हूसियों ने भी यहाँ रेड सी के अंदर बाहर अहमर में हमले शुरू करने की धमकी दे दी है। तो इसका मतलब है कि दुनिया में कहीं भी तेल नहीं मिलेगा, दुनिया में कहीं पर भी जो ऑयल की शॉर्टेज है वो पूरी नहीं हो सकेगी। तो ये एक बहुत ख़तरनाक किस्म की एस्केलेशन है। लेकिन यहाँ पर एक और ख़बर भी है कि जहाँ ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की जंग चल रही है और इसराइल के हमले लबनान पर और बाकी जगहों पर चल रहे हैं, वहीं फ़लस्तीन के अंदर भी हमले तेज़ हो चुके हैं। ये अनाज़ोल न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट देखें, जिसमें बताया गया है कि ईरान जंग के दौरान वेस्ट बैंक पर 444 मरतबा हमले इसराइल के फ़ौज के, यहूदी आबादकारों के, सहयूनी आबादकारों के हो चुके हैं, जिसमें 9 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। अब एक तरफ लबनान पर हमले हैं और दूसरी तरफ यहाँ वेस्ट बैंक फ़लस्तीन पर भी हमले हैं। और आज की एक और ख़बर सुन लें कि शाम के अंदर सीरिया पर इसराइल का ड्रोन अटैक हुआ है, जिसमें कई शामी शहरी मारे गए हैं और कई ज़ख्मी हुए हैं। अब आप तसव्वुर करें, इसराइल लबनान पर हमले कर रहा है, ईरान पर कर रहा है, इराक़ पर कर रहा है और शाम पर कर रहा है, और इसी तरह से यमन के ख़िलाफ़ भी इसराइल ने ऐलान जंग कर दिया है। तो इतने कई महाज़ों पर इसराइल आखिर कैसे लड़ सकता है? यही वजह है इसराइल के शहरी और तज़ियाकार कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए, पॉलिटिकल अपनी फ़ायदे के लिए उसने ऐसी जंग छेड़ी है जिसका नुकसान सरासर इसराइल को हो रहा है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।